हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में नया वीडियो। और इसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय मोदी मेथड। तो अभी तक हम लोग लीस्ट कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को फाइंड करना है। वो हम देख चुके हैं कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय मोदी मेथड। तो इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आप सभी को याद होगा कि हमने जो प्रीवियस वीडियो था वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का, उसमें हमने क्या करा था, ये सॉल्यूशन करा था इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हमने एक बार रिव्यू कर लेते क्वेश्चन का। आप वीडियो देख सकते हैं कि टोटल सप्लाई हम लोगों ने निकाली, टोटल डिमांड हमने निकाली, प्रॉब्लम बैलेंस थी। तो हमने क्या करा था इस क्वेश्चन में, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाई थी इनिशियल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आई बटन में उसकी लिंक देखे रखी है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाई थी। और हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो आई थी 54,500। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने वही जो सॉल्यूशन हमारा आया था जहाँ पे हमने एलोकेशंस किए थे, ठीक है, उन्हीं एलोकेशंस को मैंने वापस से यहाँ पे लिख दिया है। अब इस सॉल्यूशन पे, है ना, जो हमारा इनिशियल सॉल्यूशन है जो कहलाएगा, इस पे हमें अप्लाई करना है मोदी मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारी जो कॉस्ट आई थी, यहाँ पे आई थी 980। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो टोटल कॉस्ट थी, मैं उसको लिख देता हूँ वापस से एक बार शॉर्ट में, कि जो टोटल कॉस्ट थी वो थी यहाँ पे 54,500। और ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला है इनिशियल, ये निकाला है वेब मेथड से, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें, कि सबसे पहले अगर मुझे मोदी मेथड अप्लाई करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा। तो हमें चेक करना रहेगा कि हमारा जो सॉल्यूशन आया इनिशियल सॉल्यूशन, वो डीजेनरेट है कि नहीं है। ये बेसिकली हमारा क्या है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। ये निकाला हमने वैम मेथड से। और इसको हम चेक करेंगे कि डीजेनरेट है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे हम टू टेस्ट ऑप्टिमिलिटी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्टिमिलिटी को टेस्ट करना है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें ये चेक करना है सॉल्यूशन डीजेनरेट है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंडिपेंडेंट एलोकेशन है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंडिपेंडेंट एलोकेशंस एक्स आई जे, ठीक है, मतलब जो हमने एलोकेट किया है एक्स आई जे, वो किसके बराबर आना चाहिए, m+n-1 के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे अपने एलोकेशन देखते हैं कितने एलोकेशन है। तो जहां भी मैंने ग्रीन पॉइंट बनाए हैं वो सारे एलोकेशन है। वहां से हम उस सेल पे हम यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, अलग अलग सप्लाई सेंटर से। जैसे F1 से W2 पे हम 60 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, F1 से W3 पे 30 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और ये 56 60 लिखा है, ये सारी हमारी कॉस्ट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप समझने वाली बात क्या है, कि यहाँ पे कितने एलोकेशन हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे जो एलोकेशन है वो 7 आ रहे हैं। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है। अब इंडिपेंडेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है, कि ये कोई लूप तो नहीं बना रहे, है ना, क्लोज लूप। तो लूप कैसे बनता है, किसी भी एलोकेटेड सेल या जहां पे अपन ने एलोकेशन किया है वहां से आप स्टार्ट कीजिए, है ना। और जो भी एलोकेशन रहेगा, है ना, जो भी लूप के कॉर्नर आएंगे वो सारे ऑक्यूपाइड सेल पे ही आएंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूं यहाँ पे ये लूप क्लोज नहीं हो पाएगा, केवल ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का कलेक्शन रहेगा। इसमें अपन डायगोनल वाली लाइन नहीं लेंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप कैसे भी बना के देख लीजिए इसको, ये नहीं बनेगा लूप। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इसको, तो यहाँ पे लूप नहीं क्रिएट हो रहा है। अगर मैं एक दो तरीके से और बताता हूँ आप लोगों को, तो जैसे आप यहाँ 60 से गए, सपोज कीजिए 50 वाले सेल पे गए, फिर 160 पे गए और फिर 200 पे गए जैसे। ठीक है, तो सारे कॉर्नर हमारे ऑक्यूपाइड सेल में आ रहे हैं जहाँ पे एलोकेशन है। अब इसके बाद आप वापस डायगोनली नहीं जा सकते हो, केवल आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब जो पोजीशन है वो कैसी रहेगी, हमारी इंडिपेंडेंट रहेगी। तो लॉजिक क्या रहेगा आपका यहाँ पे, कि जब आपको नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन चेक करना है तो सारे एलोकेशन इंडिपेंडेंट पोजीशन पे आना चाहिए। या अदर वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए हमारे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे जो एलोकेशन हमने काउंट कर लिए थे, वो टोटल एलोकेशन आ रहे हैं हमारे 7। अब यहाँ पे जो एम है इसका मतलब होता है कितने सप्लाई सेंटर है। तो हमारे केस में सप्लाई सेंटर कितने हैं, F1 F2 F3 F4, दैट इज 4। तो M का मतलब होता है सप्लाई सेंटर, दैट इज 4 है, प्लस N का मतलब होता है डिमांड सेंटर, वो भी कितने हैं, W1 W2 W3 W4, वो भी 4 है। और माइनस जब मैं 1 करूंगा
तो 7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो सॉल्यूशन है इज ये रहेगा यहाँ पे नॉन डी जनरेट। ठीक है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो रहेगा नॉन डी जनरेट। अब अगर सॉल्यूशन है नॉन डी जनरेट तो इस पे मैं अप्लाई कर सकता हूं मोदी मेथड को। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करेंगे मोदी मेथड इस इनिशियल सॉल्यूशन पे। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूं अप्लाई मोदी मेथड। अब मोदी मेथड अगर हमारा सॉल्यूशन एक बार में ऑप्टिमल आएगा तो 5 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक बार में ऑप्टिमल नहीं आएगा तो हमें वापस से मोदी मेथड को लगाना पड़ेगा सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने के बाद। तो हम इस क्वेश्चन में देखते ही हमारा सॉल्यूशन कितनी बार में ऑप्टिमल आता है। तो सबसे पहली स्टेप जो रहेगी मोदी मेथड में वो ये रहेगी कि आपको क्या करना है, कॉस्ट मैट्रिक्स सेटअप करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेटअप कॉस्ट मैट्रिक्स। किसके लिए करना है, फॉर ऑक्यूपाइड सेल। सेटअप कॉस्ट मैट्रिक्स फॉर ऑक्यूपाइड सेल ओनली। तो जो भी सेल ऑक्यूपाइड है उसके लिए आपको कॉस्ट मैट्रिक्स सेटअप करना है। तो अब देखिए ऑक्यूपाइड सेल कौन सी रहेगी, जहां पे हम लोगों ने एलोकेशन किया है। तो देखिए जैसे फर्स्ट वाली रो में अगर हम देखें तो F1W2 ऑक्यूपाइड है, F1W3 ऑक्यूपाइड है, F1W4 ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो इनकी जो कॉस्ट जो व्हाइट कलर से लिखी है कॉस्ट है। तो कॉस्ट कितनी आ रही है यहाँ पे, 60, 56 और 58। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली रो में ये जो कॉस्ट है लिख देंगे 60, 56 और 58। तो यहाँ लिखेंगे 60, 56 और 58। ऐसे ही सेकंड रो में हम देखें कि ऑक्यूपाइड सेल कौन सी है, तो ये है F2W2 जहां पे हमने एलोकेशन किया है। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 55 आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 55। तो हमने यहाँ लिख दिया, इसकी सेल नंबर है F2W2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 55। और ऐसे हम नेक्स्ट देखें F3W1 ये ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ रही है, 50 आ रही है। और F3W4 ये भी ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे कॉस्ट आ रही है 62। तो इधर कितनी आएगी, F3W1 पे 50 और F3W4 पे आएगी 62 कॉस्ट। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग देखेंगे तो F4W3 पे ऑक्यूपाइड सेल है और कॉस्ट आ रही है यहाँ पे 55। तो F4W3 पे हम कॉस्ट लिख देंगे 55। ये हमारे जहां जहां एलोकेशन थे वहां पे अपन ने जो कॉस्ट देके रखी थी वो लिख दिया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी जगह हम डैश लगा देंगे, बाकी अनऑक्यूपाइड सेल है। तो जहां जहां अपन ने एलोकेशन थे वो ऑक्यूपाइड सेल हो गई। ठीक, अब जो स्टेप नंबर 2 रहेगी, तो स्टेप नंबर 2 क्या रहेगी, आपको क्या करना है, सेट ऑफ नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट इंटर द सेट ऑफ नंबर यूआई, है ना, यूआई इंसर्ट करना है आपको फॉर रो, एंड वीजे इंसर्ट करना है फॉर कॉलम, वीजे फॉर कॉलम। तो हम लोगों ने क्या करा है यहाँ पे देखिए, रो के लिए हमने यूआई इंसर्ट कर दिया और कॉलम के लिए वीजे इंसर्ट कर दिया। तो रो यहाँ पे कितनी, 4 थी, तो ये हो जाएगा U1, U2, U3 और U4। ऐसे वीजे इंसर्ट किया हमने कॉलम के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1, V2, V3 और V4। ठीक है, अब क्या करना है अपने को कि जब ये नंबर हम लिखेंगे तो इसको इस टाइप से लिखना है, सच दैट कि जो ऑक्यूपाइड सेल रहेगी, सच दैट फॉर ऑक्यूपाइड सेल, तो जो ऑक्यूपाइड सेल रहेगी उसकी जो कॉस्ट आएगी, सी आई जे जो कॉस्ट रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, यू आई और वी जे के सम के बराबर रहेगी। तो जो हमने पहली वाली स्टेप में यहाँ पे जो ऑक्यूपाइड सेल की कॉस्ट लिखी है ना, बेसिकली आपको क्या करना है, उसको यू और वी का सम बनाना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जब इसको लिखोगे तो इक्वेशन तो बहुत सारी हो जाएगी। तो हम उसको ट्राई करते लिखने का कि इक्वेशन कितनी होगी। तो देखिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे पहली वाली जो सेल है उसकी कॉस्ट सी आई जे कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। मैं लिखता हूँ सी आई जे इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे। ये केवल हम लिख रहे हैं ऑक्यूपाइड सेल के लिए ना, ध्यान रखना है ना, हमारे स्टेप में लिखा फॉर ऑक्यूपाइड सेल ओनली। तो 60 इक्वल्स टू क्या होगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखिए 60 किसके इंटरसेक्शन पे आ रहा है, यहाँ पे U1 और V2 के इंटरसेक्शन पे आ रहा है। तो 60 इक्वल्स टू क्या होगा, U1 और V2 का सम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 60 इक्वल्स टू सम ऑफ U1 प्लस V2। ऐसे नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल की कॉस्ट 56 है, तो वो किसके बराबर होगी, ये आ रहा है U1 और V3 के इंटरसेक्शन पे, तो ये हो जाएगा U1 प्लस V3। ऐसे नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल की कॉस्ट आ रही 58। अब आप लोग बता सकते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, U1 और V4 के बराबर आएगा, है ना, सम के बराबर आएगा। ऐसे सेकंड रो में हम देखें तो 55 आ रही है ऑक्यूपाइड कॉस्ट,
ये किसके बराबर आएगा, U2 और V2 के बराबर आएगा, तो ये हो जाएगा U2 प्लस V2। फिर नेक्स्ट अपन देखें 50, तो ये किसके इंटरसेक्शन पर आप देखिए, तो ये आ रहा है U3 और V1, तो आप लिखेंगे यहाँ पे U3 प्लस V1। और ऐसे नेक्स्ट आप देखें 62, तो 62 आ रहा है U3 और V4 के इंटरसेक्शन पे, तो ये सम हो जाएगा U3 प्लस V4। और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 55, और ये आ रहा है U4 और V3 के इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी इतनी इक्वेशंस हो गई। अब देखिए कितनी इक्वेशन को काउंट कर लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इक्वेशन हो गई, क्योंकि हमारे 7 लोकेशंस थे, इक्वेशन भी कितनी बनेगी यहाँ पे, 7 इक्वेशन बनेगी। अब आपको अगली स्टेप में क्या करना रहेगा, किसी भी एक ui और vj को जीरो के बराबर रखना है, क्योंकि आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपको u और v की वैल्यूज निकालनी है। तो आप क्या करोगे, किसी भी एक ui और vj को जीरो के बराबर रखो। अब क्वेश्चन ये उठता है किसको मैं जीरो के बराबर रखूं, राइट। तो ध्यान के रखना है आपको, जिस भी ui और vj के सामने सबसे ज्यादा एलोकेशन होंगे उसको आप जीरो के बराबर रखोगे। जैसे हमारे एग्जांपल में u1 के सामने 3 एलोकेशन है, U2 के सामने एक एलोकेशन है, U3 के सामने दो एलोकेशन है, U4 के सामने एक एलोकेशन। ठीक है, वैसे ही V1 के सामने एक एलोकेशन, V2 के सामने दो एलोकेशन, V3 के सामने दो एलोकेशन, V4 के सामने दो एलोकेशन। तो सबसे ज्यादा एलोकेशन आ रहे U1 के सामने, तो आप क्या करोगे, U1 को जीरो के बराबर रख दोगे। तो आप क्या लिखोगे, सेट U1 इक्वल्स टू जीरो एज इट हैज मैक्सिमम एलोकेशन। ठीक है, इट हैज मैक्सिमम एलोकेशन। ठीक, अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे U1 को जीरो रख दिया क्योंकि उसमें मैक्सिमम एलोकेशन आ रहे थे। अब जब आपने U1 को जीरो रखा, आपको अब इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो आप इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने U1 को जीरो रखा, तो देखो U1 तीन जगह आ रहा है। अब U1 अगर तीन जगह आ रहा है, तो यहाँ पे अपन U1 की जगह जीरो रख देंगे इन तीनों इक्वेशन में, तो V2 V3 V4 की वैल्यू आ जाएगी 60 56 और 58। देखिए मैं वैल्यू लिखता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो V2 है वो आ जाएगा कितना 60, जो V3 है वो आ जाएगा 56, जो V4 है वो आ जाएगा 58। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं कि जो V2 है वो आ गया 60, V3 कितना आ रहा है यहाँ पे 56, V4 कितना आ रहा है यहाँ पे 58। आप चाहे तो एक अलग मैट्रिक्स बना सकते हो स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे ये वाला, और नहीं चाहे तो आप यहाँ भी इसको चेंज कर सकते हो, और U1 की जगह आपने जीरो लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट, अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं ये इक्वेशन से बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे V2 60 आ रहा है, तो V2 अपना आ रहा है इक्वेशन नंबर, देखे तो यहाँ पे फोर्थ में आ रहा है U2 प्लस V2, तो V2 यहाँ 60 रख दो, और 60 को ले जाओ अदर साइड, तो 60 हो जाएगा माइनस का, तो 55 में 60 जाएंगे तो -5 बचेगा, है ना। आप इक्वेशन में वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब आपने 55 इक्वल्स टू यहाँ रखा U2 प्लस V2, मुझे पता है 60, 60 को जाके इधर ले गए, तो ये हो जाएगा माइनस का 60 प्लस का 55 इक्वल्स टू U2, तो ये आएगा माइनस का 5U। आप ऐसे भी कर सकते हो, और जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ उसको भी आप देख लीजिए, वो बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए। तो ठीक है, हमारे केस में क्या हो रहा है, अगर हम चलते हैं यहाँ पे तीन वैल्यूज आ गई। अब मैं U2 सेकंड रो पे आता हूँ, मुझे U2 फाइंड करना है। अब U2 हमने देखा था जो 55 है ना, ये किसका सम है, U2 का और V2 का। अब V2 मेरे पास ऑलरेडी 60 आ गया, अब मुझे सम चाहिए 55। तो भैया सिंपल सी बात है, U2 और V2 का सम आ रहा है 55, है ना, और V2 ऑलरेडी मेरे पास 60 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे 55 का सम मिल जाए, U2 की वैल्यू क्या होगी कि मुझे 55 का सम मिल जाए। तो सिंपल सा लॉजिक है, क्या होगी, -5 होगी। जब 60 में से -5 कर दोगे तो 55 का सम आ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक क्या है, जब सम रहेगा यहाँ पे छोटा, है ना, और U2 और U और V में से कोई वैल्यू रहेगी बड़ी, तो आपका जो U और V का आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर, वापस सुन लीजिए। मैंने बोला अगर सम रहेगा यहाँ पे छोटा, किससे छोटा रहेगा, U या V की वैल्यू से, तो आपका जो U और V की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, उतना नंबर आपको माइनस करना रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे सम 55 आ रहा है, अब V2 मेरे पास 60 है, तो U2 कितना होगा, -5 होगा, तभी तो हमारा जो सम है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 55 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हम देखते हैं U3 पे आ जाते हैं। अब U3 पे आ गए तो भैया V1 तो मुझे पता नहीं है, ना ही मुझे U3 पता है ना। तो अपन आ जाते हैं U3 V4, ये वाले लास्ट वाले पे, U3 और V4, है ना। V4 मुझे पता है 58। अब देखिए वो सिंपल है, U3 और V4 का सम आ रहा है 62। यहाँ पे अगर हम देखें तो U3 और V4 का सम 62 आ रहा है।
अब V4 58 है, तो 58 में कितना जोड़ू कि मुझे सम मिल जाए 62। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे +4 कर देंगे। तो यहाँ पे U3 की वैल्यू कितनी हो गई, +4 हो गई। ये आ गया हमारा U3। ठीक। अब U4 निकालना है तो वो सिंपल है वापस से। देखिए यहाँ पे U4 निकालने के लिए क्या ध्यान रखना है आपको कि 55 किसके इंटरसेक्शन पे आ रहा है, U4 और V3 के आ रहा है। अब U4 तो मुझे पता नहीं है, बट V3 कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। अब वही लॉजिक जो मैंने आपको भी बताया था कि सम मेरा 55 आ रहा है और V3 और U4 में से एक वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है सम से। तो भैया सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे 55 सम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा U4 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। क्यों करेंगे -1? अगर मैं -1 रखूंगा तो U4 और V3 का सम 55 है, तो 56 और -1 करेंगे तो 55 सम आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब लास्ट वैल्यू बची मेरी V1 वाली। तो ये देखिए V1 की वैल्यू निकालना तो बहुत सिंपल है। तो V1 और U3 ये किसके इंटरसेक्शन पे आ रहा है, सॉरी 50 किसके इंटरसेक्शन पे आ रहा है, U3 और V1 के इंटरसेक्शन पे आ रहा है। तो U3 की वैल्यू 4 आ रही है ऑलरेडी। अब मुझे बताओ 4 में मैं क्या जोड़ू कि सम मेरा आ जाए 50 के बराबर। तो 4 में हम जोड़ेंगे 46, तो सम कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे V1 हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे 46। तो ये सारी वैल्यू आ गई। तो हम इनको लिख देते हैं यहाँ पे कि भैया V1 कितना आ गया आपके पास, V1 आ गया 46। U1 हमने रखा था 0, सीक्वेंस में आप लिख लेना। U2 था हमारा -5, U3 था हमारे पास 4, U4 था हमारे पास -1। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये हमारी 3 स्टेप हो गई मोदी मेथड की। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। तो फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो स्टेप नंबर फोर्थ है उसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने U और V की वैल्यू निकाली है इसका हम सम फाइंड करेंगे। मगर किसके लिए करेंगे, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंप्यूट UI प्लस VJ, ठीक है, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे U और V की जो वैल्यू हमारी आई है वो हम लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये U1 आया था, हम पहले वैल्यू सारी लिख देंगे, U2 U3 और U4। सिमिलरली आप यहाँ लिख देंगे V1 V2 V3 और V4। तो ठीक है, U1 था 0, U2 था -5, U3 था 4 और U4 था -1। तो 0 -5 4 -1, तो 0 -5 4 -1 ये लिख दिया हमने वैल्यू। ऐसे आप V1 V2 V3 V4 देखिए। तो देखिए V1 था 46, V2 था 60, V3 था 56 और V4 था 58। 46 60 56 58। तो यहाँ हम लिखेंगे 46 60 और 56 और 58। तो V3 था 56 और V4 था 58। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेल ऑक्यूपाइड है उसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, मतलब उस पर डैश लगा देंगे। मतलब जहां जहां एलोकेशन है इस फर्स्ट वाले स्टेप वाले मैट्रिक्स में, यहाँ सब जगह हम डैश लगा देंगे। और जहां पे डैश है उसको अपन खाली छोड़ देंगे, वो अनऑक्यूपाइड सेल है। तो डैश जहां जहां पे कॉस्ट लिखी हुई है उस पर आप डैश लगा दो। तो फर्स्ट रो में लास्ट की तीनों सेल पे डैश लगेगा, तो हम यहाँ पे डैश लगा देते हैं फर्स्ट रो में लास्ट की तीनों सेल। या अनऑक्यूपाइड का सम आ जाएगा यहाँ पे, या ऑक्यूपाइड हाइड हो गई। ऐसे नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड रो में सेकेंड सेल ऑक्यूपाइड है उसको हाइड कर दो। फिर थर्ड रो में फर्स्ट और लास्ट सेल ऑक्यूपाइड है उसको आप हाइड कर दो। और ऐसे ही अगर मैं चलूँ फोर्थ रो में, तो इसमें थर्ड वाली सेल ऑक्यूपाइड है, इसको अपन ने हाइड कर दिया। ठीक। अब जो रिमेनिंग सेल है वो अनऑक्यूपाइड है। अब वहां पे आपको सम करना है। तो देखिए वो इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट है हमारा कि देखिए क्या करना है आपको, कि जो आपने U और V की वैल्यू निकाली है, अब यहाँ पे आप इनको जोड़ दीजिए। तो U1 आ रहा है 0, V1 आ रहा है 46। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, ये 0 + 46। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, U1 0 V1 46, जोड़ने पर सम कितना आएगा 46। ये हो गया फर्स्ट रो में सम। अब सेकंड रो में U2 -5 है और इधर V1 कितना रहा इंटरसेक्शन पे 46। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 46 प्लस ऑफ -5, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 46 में से अगर 5 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 41 बचेगा। ऐसे अगर मैं यहाँ देखूं U2 और V3 का सम करें, तो U2 आ रहा है -5, V3 आ रहा है 56। तो 56 में हम क्या जोड़ेंगे, -5 जोड़ेंगे। तो 56 और -5 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, ये 51 आ जाएगा। और फिर वैसे देखूं मैं U2 और V4, तो U2 आ रहा है -5, V4 आ रहा है 58। तो 58 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, -5 जोड़ेंगे।
तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 53 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे अपन चलते हैं थर्ड रो में। तो U3 आ रहा है 4 और V2 कितना आ रहा है 60 इस वाली सेल में। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 60 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 64। ऐसे नेक्स्ट क्या होगा, U3 4 है, V3 56 है, तो 56 प्लस 4 करा तो ये हो जाएगा 60। ऐसे अपन आते हैं लास्ट वाली सेल में। तो लास्ट वाली सेल में देखो U4 -1 आ रहा है, V1 आ रहा है 46, तो 46 में कितना जोड़ोगे आप, माइनस का 1 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ऐसे U4 आ रहा है -1, V2 आ रहा है 60, तो 60 में कितना जोड़ेंगे हम लोग, माइनस का 1 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 59। और यहाँ पे सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, 58 में क्या जोड़ेंगे, माइनस का 1 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया UI प्लस VJ अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। अब जो फिफ्थ स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंप्यूट, उसको बोलते हैं अपन DIJ, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CIJ माइनस UI प्लस VJ। ठीक है, और ये हम किसके लिए निकालते हैं, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। ठीक है, तो जो भी सेल रहेगी अनऑक्यूपाइड उसके लिए हम ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे ना यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देते हैं। ये अपना क्या था यहाँ पे, जैसे ये था F1, F2, F3 और F4। ठीक है, समझने के लिए W1, W2, W3 और W4। इधर भी मैं लिख देता हूँ F1, F2, F3 और F4, और ये हो जाएगा W1, W2, W3 और W4। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे वापस क्या कर लिया, ये जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन था उसको लिख लिया हमने यहाँ पे, है ना। ये जो था हमारा, ये था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, है ना, जिसकी हमने टोटल कॉस्ट आई थी 554,560। उसको मैंने यहाँ लिख लिया, समझने के लिए लिखा है, क्यों लिखा उसका कारण समझिए आप। यहाँ पे CIJ लिखा है अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। तो देखिए जिस सेल में कोई एलोकेशन नहीं है वो क्या रहेगी, हमारी अनऑक्यूपाइड रहेगी। ठीक है, तो ये अनऑक्यूपाइड सेल की कॉस्ट हो गई CIJ। क्लियर था। अब UI प्लस VJ अनऑक्यूपाइड सेल के लिए हम स्टेप नंबर 4 में निकाल चुके हैं। तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्यूपाइड सेल है उसको हम हाइड कर देते हैं। तो जैसा मैट्रिक्स हमारा स्टेप 4 में बना है वैसा ही हम मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ऑक्यूपाइड सेल को हम हाइड कर देंगे। अब जो रिमेनिंग पोजीशन है वो अनऑक्यूपाइड है, तो देखिए आप माइनस कैसे करेंगे, वो सिंपल सा लॉजिक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अनऑक्यूपाइड सेल की कॉस्ट देखो, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा जिसको हमने एलोकेशन किए थे। तो यहाँ पे अनऑक्यूपाइड सेल की कॉस्ट कितनी आ रही है, 48 आ रही है। माइनस क्या करना है आपको, UI प्लस VJ, वो कितना आ रहा है 46 आ रहा है। तो 48 में से 46 गए तो कितना बचेगा, 2 हो जाएगा। तो स्टेप 4 का यूज करना है आपको, और इनिशियल सॉल्यूशन में जो कॉस्ट वाला सेल था उसका यूज करना है, जो अनऑक्यूपाइड सेल की कॉस्ट है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, तो F2W1, तो यहाँ पे अनऑक्यूपाइड सेल की कॉस्ट कितनी आ रही है, 45 आ रही है, 45। और UI प्लस VJ कितना आ रहा है, 41 आ रहा है, माइनस करना है यहाँ पे। तो 45 माइनस 41 ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे अगली अनऑक्यूपाइड कॉस्ट कितनी आ रही है, F2W3 में 53 आ रही है, और UI प्लस VJ कितना आ रहा है, यहाँ पे 51 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 53 माइनस 51 करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा। ऐसे अगली अनऑक्यूपाइड कॉस्ट कितनी आ रही है, 60 आ रही है। 60 में से माइनस करो 53, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 53, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट में देखो अनऑक्यूपाइड कॉस्ट आ रही 65, 65 माइनस क्या करेंगे अपन यहाँ पे 64, तो ये हो जाएगा 65 माइनस 64 दैट इज 1। नेक्स्ट अपन देखिए अनऑक्यूपाइड कॉस्ट 60 आ रही है, और UI प्लस VJ भी 60 आ रहा है, तो 60 माइनस 60 ये हो जाएगा 0। और हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अनऑक्यूपाइड कॉस्ट आ रही है 52, और UI प्लस VJ 45 आ रहा है, तो 52 माइनस ये हो जाएगा आपका 45, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 7 आएगा। फिर नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड कॉस्ट आ रही 64, और उसमें से हम माइनस करेंगे UI प्लस VJ दैट इज 59, तो 64 माइनस 59 कितना होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और लास्ट हम देखें यहाँ पे, लास्ट अनऑक्यूपाइड कॉस्ट कितनी आ रही 61, तो 61 में से जब आपने माइनस किया 57, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेना है तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे सारी की सारी कॉस्ट क्या हो रही, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रही है DIJ, सॉरी, जो DIJ है उसमें हर एलिमेंट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल DIJ
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जब भी लास्ट जो मैट्रिक्स हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, जिसको हम डिनोट करते हैं डीआईजे से, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल हो जाएगा। सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब अगर ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया, तो जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी। सो मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल्स टू जो हमारी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की कॉस्ट थी 54,500 जो हमने फाइंड करी थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इससे मिनिमम कॉस्ट नहीं हो सकती क्योंकि हमने इस पे ऑप्टिमिटी टेस्ट अप्लाई कर दिया, मोदी अप्लाई कर दिए, ठीक। और जहां जहां हमने एलोगेशन किया वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं कि F1 से W2 पे एलोगेशन किया तो X12 कितना हो जाएगा 60, F1 से W3 पे एलोगेशन किया तो X13 कितना हो जाएगा 30। आप ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं लिखे तो भी चलेगा, बट ये मिनिमम कॉस्ट था तो जरूर लिखना है। 1 से आपने 4 पे एलोगेशन किया तो X14 कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। फिर आपने क्या करा, 2 से एलोगेशन किया 2 पे तो F2 से W2 तो X22 ये हो जाएगा 50, सॉरी 260, ठीक है। उसके बाद 3 से आपने एलोगेशन किया 1 पे तो हो जाएगा X31 ये हो जाएगा 200 का। और फिर हो जाएगा X34 ये हो जाएगा 160। और लास्ट है अपना X43 ये हो जाएगा 220। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ जाएगा। बट एक इसमें एक चीज बताना भूल गया हूं कि अगर डीआईजे में एक भी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं रहेगा, उसे हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन को जब इम्प्रूव करेंगे तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मोदी मेथड कब अप्लाई कैसे इम्प्रूव होगी, जब डीआईजे में एक या एक से ज्यादा वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो चैनल का नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए अगर ऑन नहीं करा है अभी तक, तो नहीं तो आपको वीडियो के जो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।